को ऐड कर जुड़ा बांध लो और सब की सब मेरे पास आओ। देखो, मैं एक नई और ताजा खबर के साथ घर की दहलीज पर खड़ा हूँ। जैसा मैंने पहले कहा है, 20 सेबों की मिठास से भरा यौवन जब भी फटता है तो न सिर्फ टैंक टूटता है, बल्कि खून के छींटे जहां जहां पड़ते हैं, बंजर धरती पर आजादी के कल्ले फूटते हैं। और वो प्यारी लड़की कल तो जहां आतिश के अनार की तरह फूटकर बिखर गई है, ठीक वहीं से हम आजादी की वर्षगांठ का जश्न शुरू करते हैं। ताली तो बजा ली। आप बताइए, आपको कब समर्पित होगी ये कविता? आचार्य जी नमस्ते। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। आप असम आए, ऐसा लगता है मुझे नया जन्म मिला। पहले भी आए, पर मैं पहली बार मिल रही हूँ आपसे, तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नया जन्म हुआ है। शोषण जो शब्द है वो मेरे साथ बचपन से होते आया है। घर वालों से शुरू करती हूँ। घर वाले ही थे, पहला शोषण होता, घर वाले ही थे। तो अब चाहे वो मौसा हो, मामा हो, ताऊ हो, चाचा हो या भैया, तो अब मुझे उसके बाद से मर्द जाति से नफरत सी हो गई है। अब छोटा लड़का भी हो तो भी मैं मतलब नजर मिला के बात नहीं कर पाती हूँ। मन ही नहीं होता है मेरा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी बड़ा होकर के वही मानसिकता जो है यही है। रास्ते पर बाहर निकलूँ तो मतलब अभी ही जो ये मानसिक, कोई बोलता ही नहीं। मैं बहुत सारी लड़कियों को भी देखती हूँ, बस दो ही काम करते हैं, इग्नोर और अवॉइड करते हैं। सुन करके वो चली जाती है और मैं उस जगह रहती हूँ, मैं सुनती हूँ, मैं देखती हूँ, मुझे इतना बुरा लगता है कि क्या बोलूँ। वो बेचारी वो भी चली जाती है, कुछ बोलती नहीं है। और मैं वो जो मैं जब सुनती हूँ, मैं उस इंसान के चेहरे पर देख करके क्यों बोल रहा है, क्या दिख गया। और मैंने बहुत कुछ देखा, साड़ी पहनकर देखा, सलवार कमीज पहनकर देखा, जींस टॉप पहनकर के देखा, बस्ते पहनकर भी देखे मैंने। मर्द का नजरिया बदलता ही नहीं है। जिसकी वजह से मैं पैदल जाती थी अपने काम के लिए, मुझे स्कूटी लेना पड़ा कि मुझे ये लोग ना देखे, वो जो बोलते रहते अश्लील बातें वो ना बोले। मुझे ही क्यों सुनाई देता और मैं ही क्यों रिएक्ट करती हूँ। और मैं रिएक्ट करती हूँ तो मुझे बुरा बोला जाता है। मुझे कहा जाता है कि तुम अपनी नजरें झुका लिया करो, अनदेखा कर लिया करो। तो घर का भी यही हाल है। अब घर आपसे मिलने आई हूँ मैं, तो बहुत द्वंद करके आई हूँ। यहाँ की 7:30 बजे मेरी ट्रेन था, वो भी छुट गई है। अब जाऊंगी, उसका भी एक द्वंद है। ठीक है, तो करने दो बात। तो उनसे तो घर वालों से तो लड़ाई मेरी चली रही है। उपहास पसंद करते नहीं अब मुझे, क्योंकि मैं आपकी बातें बोलती हूँ, आपको मानती हूँ, सच बोलती हूँ। तो अब वो पहले मैं नहीं बोलती थी तो बहुत प्रेम था, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी दीदी है। अब वो सारे रिश्ते नहीं है, अब मानते ही नहीं है। अब बोलती कि तुम गलत हो। अब मेरा कोई रास्ता ही नहीं है, या तो मुझे अब घर छोड़ना पड़ेगा। मुझे सच के लिए लड़ाई लड़ना है तो मुझे अब अकेले ही चलना पड़ेगा। कि अब एक घर था, एक लड़की के लिए तो घर ही होता है, परिवार ही होता है, उसका बैकअप वो है ही नहीं, क्योंकि माँ मैंने सच बोल दिया। आजाद होना बाप, दुखी क्यों हो रहे हो? अच्छा है, दिख गया, सब जल्दी दिख गया। पर मुझे समाज समस्या में जो ये लोग इस तरह से देखते हैं, मुझे ये हमेशा के लिए खत्म करना है। मुझे चाहिए नहीं। मुझे एक ऐसा देश चाहिए, ऐसा जगह चाहिए कि कोई कुछ ऐसा बोले ही नहीं, एक भी मर्द नहीं कुछ बोले ही नहीं, बस एक इंसान को इंसान की तरह ही देखे। मुझे भी इंसान, हर लड़की को एक इंसान की तरह ही देखे। क्यों ऐसा, क्यों देखते हैं वैसा? क्या बात है? हर जगह देख लिया मैंने, चाहे बड़े से बड़े ऑफिस हो, हर जगह सब ईमानदारी, बहुत अच्छी बातें सभी करते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड मतलब उन लोगों का ये वाला पॉइंट रहता है ये लड़कियों को लेकर के। देखो, दो चीजें होती हैं, दोनों में अंतर करना पड़ता है। आप क्या बदल सकते हो, क्या नहीं बदल सकते, और जो बदल सकते हो उसमें तत्काल क्या बदल सकते हो, और क्या है जो काल सापेक्ष है, जिसमें समय लगता है। जिस चीज का सामना कर रहे हो ना, पुरुषों के सेक्सुअल व्यवहार का, वो कम से कम 1500 साल के इतिहास की पैदाइश है, और उसमें न जाने कितने कारक तत्व जुड़े हुए हैं, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। वो न रहे, उसका काम गीता कार्यक्रम कर रहा है। पर मुझे भी ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि एक दिन में सफलता मिल जाएगी। इतिहास की इतनी पुरानी धारा है, इतने पुराने संस्कार हैं, मानसिकताएं हैं, धारणाएं हैं। धर्म के नाम पर इतना अधर्म, लोकधर्म लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है कि स्त्री की एक विशेष छवि बन गई है, और पुरुष स्त्री को उसी के अनुसार देखता है। उसको पता भी नहीं होता उसने वैसा कब देखना शुरू कर दिया। मैं उसको निर्दोष नहीं कह रहा ना, उसका पक्ष ले रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि ये सब पीछे की बड़ी लंबी धारा से आ रहा है। तत्काल में इतना ही करा जा सकता है कि स्वयं को इसके प्रति इम्यून कर दिया जाए। जिसको जो बोलना है वो बोले, वो स्वयं भी नहीं बोल रहा है, वो बेहोश है। उसको पता भी नहीं है कि उसके ऊपर कौन से शारीरिक, सामाजिक, ऐतिहासिक प्रभाव काम कर रहे हैं, जिसके कारण वो अशालीन, रुग्ण, विकृत व्यवहार कर रहा है। उसको छोड़ो। तो पहला काम तो यह है कि अपने आप को तत्काल इम्यून करो। यह काम इमीडिएटली हो सकता है। दूसरा काम जिसमें थोड़ा समय लगता है, उसके बाद मैं आऊंगा कि तीसरा काम जिसमें लंबा समय लगता है। जिसमें थोड़ा समय लगता है वो ये है कि आप अगर नहीं चाहते कि इस तरह के लोगों के बीच जियो, तो अपनी जगह बदल दो। क्योंकि पुरुषों का व्यवहार बहुत हद तक उनके स्थान से, परिवेश से, संस्कार से निर्धारित होता है। तो इसलिए जो दूसरी जगह के पुरुष होते हैं, उनका व्यवहार भी जाहिर है कि कुछ दूसरा होगा। दूसरी जगहों पर जाओ, ऐसी जगहों पर जाओ जहां पर पुरानी धारा अब
उतनी बलवान नहीं है। इस काम में थोड़ा समय लगेगा पर यह काम भी हो जाएगा। फिर तीसरा काम है जो संस्था कर रही है, वो ये है कि बिल्कुल जड़ से सफाई कर दी जाए। ना स्त्री वैसी रह जाए जैसी वो है, ना पुरुष वैसा रह जाए जैसा वो है, और स्त्री पुरुष का रिश्ता भी वैसा रोगी ना रह जाए जैसा वो है। उसमें समय लगेगा। आ रही बात समझ में? और अपनी हालत पर क्षोभ करने की जरूरत नहीं है। अगर जीवन में कटु अनुभव हो गए हैं तो वो एक मायने में अच्छी बात है कि अब किसी गलतफहमी में नहीं रहोगे। सबसे ज्यादा बुरी हालत तो उन लड़कियों की होती है जो 20-25 साल की होती हैं और अभी रोमांटिक ख्यालों में जी रही होती हैं कि दुनिया बहुत अच्छी जगह है और दुनिया की व्यवस्थाएं, दुनिया की संस्थाएं, दुनिया ने जो रस्म रिवाज बना रखे हैं, दुनिया ने मेरे लिए जो तैयारियां पहले से रखी हुई हैं, दुनिया ने मेरे लिए जो स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है, बहुत अच्छी चीज है। तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम अभी रो लिए। जो अभी नहीं रोती उन्हें फिर उम्र भर रोना पड़ता है। वो दुनिया की व्यवस्थाओं को खुद ही स्वीकार कर लेती हैं हंस के और फिर उम्र भर तड़पती हैं। तुम्हें जो अनुभव हो गए एक तरह से शुक्रिया अदा करो उनका। बोलो धन्यवाद कि दुनिया की असलियत मुझे जल्दी दिखा दी, बचपन से ही दिखा दी। अब मैं फंसूंगी नहीं यहां पर। अब मैं निकल जाऊंगी वहां जहां माहौल बेहतर हो। समझ में आ रही है बात? ये बहुत पुरानी कहानी है, लंबा अफसाना है। देखते नहीं हो अपनी परीक्षा में हम बहुत सारे पुराने ग्रंथों से आपको देते तो हैं श्लोक की, देखो यहां से तुम्हें समझ में आएगा कि पुरुष का स्त्री के प्रति आचरण कहां से आ रहा है। देते तो हैं। इतना पुराना है, हवाओं में फैल गया। जो चीज हवाओं में फैल जाती है ना वो बहुत ताकतवर हो जाती है क्योंकि अब उसका स्रोत पता नहीं चलता। कोई चीज हवाओं में आ गई तो अब वो अपने स्रोत से आजाद हो गई, अब वो हर तरफ है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा वो आई कहां से। उसी तरीके से जो रोगी संस्कृति है ये हवाओं में आ चुकी है, हर तरफ है, तुम्हें नहीं पता चलेगा कहां से आ रही है। पर जब तुम इतिहास में जाते हो, पुराने ग्रंथ खोजते हो, पुरानी घटनाएं खोजते हो, तो तुम्हें पता चल जाता है कि ये सब बीमारी शुरू कहां से हुई, किसने शुरू करी, सब जान जाते हो। स्मृति और श्रुति का भेद तुम्हें दिखाई पड़ता है। और उसके बाद तुम रोते नहीं, उसके बाद तुम कहते हो नालायकी किसी और ने शुरू की, भुगतूं मैं क्यों। फिर रोगे नहीं, फिर कहोगे "छी, ये सब चला आ रहा है बहुत पुराना। एक विकृत सेक्सुअलिटी का गंदा नाला है जो बह रहा है। अब बह रहा होगा तो बह रहा होगा, मैं उसमें डुबकी काय को मारूं। हमारे देश में अभी भी खुले नालों की बड़ी व्यवस्था है, यहां भी होंगे, गुवाहाटी में भी। हाँ, लंबे चौड़े खुले नाले बह रहे होते हैं, कई बार आवासीय जगहों के पास से ही काला काला उसमें और खूब गंध उठ रही होती है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? वहां घर नहीं बनाना है। यहां कोई है ऐसा जो खुले गंदे नाले के पास प्लॉट खरीद के घर बनाना चाहता हो? पहला काम ये करो। अच्छा है कि तुम्हें बचपन में ही छींटे पड़ गए, अच्छा है कि बचपन में ही बदबू से नहा गई, अब कम से कम वहां घर नहीं बनाओगी। बहुत सारी हैं जो वहां घर बनाने की तैयारी में और बना चुकी हैं, उन्हीं नालों पर घर बनाए हैं। सर हमारे घर में उनका स्वागत भी होता है। कई तरह के जीवाणु कीटाणु उन नालों में भी पाए जाते हैं, उनको वो घर मुबारक हो, जीने दो उनको, वहां जीना है तो। जिनको नालों में ही जीना है, बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जो गंदी जगहों पर ही मिलती हैं, उन्हें जीने दो वहीं पर। तुम्हें नहीं जीना तो सबसे पहले इस तरह के नालों से दूर जाओ। दुनिया हर जगह एक जैसी नहीं है, बेहतर लोग, बेहतर समाज भी मिलेंगे, पुरुष भी हर जगह एक जैसे नहीं है, बेहतर पुरुष भी मिलेंगे, महिलाएं भी हर जगह एक जैसी नहीं है। और अब रही नाले की सफाई करने की बात, तो उसके लिए झाड़ू लेकर के, ठीक है, आप जाइए कहीं पे आराम से रहिए भैया, झाड़ू वाला काम हम कर रहे हैं, तो झाड़ू वाले काम में हाथ बटाना हो बीच बीच में तो आ जाना। सर मुझे जड़ से खत्म करना है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती ये चीज। ऐसे ऐसे जोश दिखाने से नहीं होगा। जोश आप इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये काम कोई एक व्यक्ति कर रहा है। जब आप जोश दिखा रहे हो ना तो आपकी आंखों में किसी एक खास व्यक्ति का चित्र है, कोई एक खास घटना की स्मृति है कि ऐसा हुआ था, मैं जा रही थी, किसी एक पुरुष ने मेरे साथ ऐसा किया, तो उसके प्रति आपके पास रोष है, उसके विरुद्ध क्रोध है, आहत हैं आप। जो चीज आप नहीं देख पा रही वो ये है कि वो पुरुष अकेला नहीं है, वो एक व्यवस्था का हिस्सा है जो ऐसे पुरुष जानबूझकर पैदा करती है। उस व्यवस्था को ही बदलना पड़ेगा, और वो व्यवस्था अपने मूल में लोक धार्मिक है। वो व्यवस्था शारीरिक नहीं है। ये मत समझना कि पुरुषों में इतना ज्यादा हार्मोनल उबाल आ गया है कि अल्ट्रा टेस्टोस्टेरोन उनमें चढ़ा हुआ है इसलिए वो पागल हो रहे हैं सेक्सुअली। नहीं, ये बात शारीरिक नहीं है, ये बात लोक धार्मिक है। लोक धर्म ने महिला को बिल्कुल मांस का टुकड़ा बना करके रखा है पुरुष के आगे। और मुझे दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा लगता है जब महिलाएं लोक धर्म का पालन करती हैं, महिलाएं लोक धर्म की पक्षधर होती हैं। जब महिलाएं अंधभक्ति करके बाबाओं के आगे नाचती दिखाई देती हैं, सबसे ज्यादा यही जाती हैं बाबाओं के आगे। जैसे बहुत सारी बकरियां जाके कसाई की दुकान पे गुणगान कर रही हो, जय कसाई देवा। हम खुद आए हैं, आपके चरण कहां है प्रभु? तो सर मैं कहीं भी जाती हूँ, घर से निकलती हूँ, मुझे तो अरे दिखता कहीं है। भी नहीं है सब ऐसे भाई, बेहतर लोग भी हैं, चिंता मत करो। इतने डिसअपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेड्स होती हैं, बाइनरी नहीं होते। जैसे है इससे कुछ बेहतर कहीं मिलेगा, उससे कुछ बेहतर कहीं और मिलेगा, कोई और मिलेगा। तुम्हें कौन सा 800 करोड़ लोगों के साथ जीना, इतनी लंबी तो उम्र ही नहीं है। 20-40 साल और जीना होगा। वैसे जीने के लिए एक अच्छा समाज और अच्छी संगति मिल जाएगी। बस गलत जगह पर स्वार्थ के मारे टिके मत रहना, नाले के ही पास घर मत बना लेना। और सबसे आग्रह कर रहा हूं, आप मेरा इशारा समझ रहे हैं,
नाले के अंदर तो डूबना दूर की बात है, नाले के पास भी घर मत बना लेना। थैंक यू। आचार्य जी प्रणाम। मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें आपने बताया कि कनकलता बरुआ जी के बारे में, जो कि यहीं से हैं, असम से, और वो 17 साल की थी तब शहीद हो गई थी। और आज जब मैं देखती हूँ महिलाओं को, चाहे वो असम से हों या पूरे भारत से हों, लेकिन उनके अंदर वो जज्बा ही नहीं होता है जो उनको 17 साल में मिल गया था। आज तो इसके बारे में कि उस तरह का जज्बा महिलाओं के अंदर क्यों नहीं है, उस तरह की जो क्रांतिकारी जो विचार हैं या आज़ादी का महत्व है वो नहीं समझ पा रही हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके बारे में आप मार्गदर्शन दीजिए। कनकलता बरुआ, हाँ, उनके ऊपर गुलामी की जंजीर पड़ी। आप ही बता रही हैं कि उन्होंने जज्बे के साथ जंजीर को, आप कह रही हैं आज की लड़कियों महिलाओं में जज्बा क्यों नहीं होता है ना। अब जैसे अब यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, अभी जैसे मेरी जेब में, आपको पता है ना मैं महाशिवरात्रि वाला हूँ, सांप वाप रख के चलता हूँ। अभी यहाँ से निकाल करके, अरे मजाक समझ रहे हो, मैंने आज तक छुपा के रखा अपना मिस्टिकल एनलाइटनमेंट, तो तुम मानते ही नहीं। अभी मैं यहाँ से सांप निकाल कर फेंकूं, फिर देखिए सब कभी जज्बा कैसे नहीं छा जाएगा। उतना ही पैशन उठेगा जितना किसी क्रांतिकारी में उठता है बंधनों के विरुद्ध। पैशन कहीं नहीं चला गया है, बस स्वार्थ के लिए है। पैशन पूरा है, स्वार्थ के लिए, पैशन कहीं नहीं चला गया। आपने प्रश्न में भूल कर दी। आप कह रही हैं आजकल की लड़कियों में वो पैशन क्यों नहीं होता, वो जज्बा क्यों नहीं होता। उनको किसी तरीके की शारीरिक, भौतिक, मानसिक हानि कर दो, फिर देखो उनका पैशन, फिर देखो पैशन कैसे चला जाएगा। आत्मा की तुलना कई बार अग्नि से की गई है। अग्नि, ऐसी अग्नि जो किसी प्रकार का बंधन बर्दाश्त नहीं करती, वो अग्नि हर महिला में है और वो जला भी देगी, पर बंधनों की पहचान तो होना। जब बंधनों को आभूषण मान लिया गया हो तो अग्नि होते हुए भी बेअसर हो जाती है। कनकलता इस मामले में श्रेष्ठ नहीं थी कि उनमें कोई विशेष आग थी। श्रेष्ठ इस मामले में थी कि संस्कारित नहीं थी, करप्टेड नहीं थी। जो चीज जैसी थी जस की तस उनको दिखाई देती थी। बोले बंधन तो बंधन है, दिख रहा बंधन है। और उस समय हम उम्र और भी लड़कियां रही होंगी, वो क्या कर रही, गुड्डे गुड़िया खेल खेल रही हैं। उस समय का भारत, 17-18 की उम्र, न जाने उनकी कितनी सखियों सहेलियों का तो ब्याह हो गया होगा, बच्चे हो गए उस उम्र में। वो विशेष इसलिए थी क्योंकि उनको दिख रहा था कि ये बंधन है सब कुछ। और जिस आंख से वो देख पा रही थी कि सामाजिक रस्मों रिवाज और दुनिया की कहानियां ये बंधन है, उसी आंख से वो ये भी देख पा रही थी कि अंग्रेजी शासन भी बंधन है। आंख तो वही है ना। जो सामाजिक बंधन नहीं पहचान सकता, जो धार्मिक बंधन नहीं पहचान सकता, और राजनीतिक बंधन कैसे पहचान लेगा? पहचान लेगा तब नई आंख आ जाएगी। आग सब में होती है, आग सब में होती है। वो धूमिल का वक्तव्य याद है ना, अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था मैंने, कि ऐसा नहीं कि मैं ठंडा आदमी हूं, मेरे भीतर भी आग है, मगर वो कभी भभक कर बाहर नहीं आने पाती क्योंकि उसके चारों तरफ चक्कर काटता है पूंजीवादी दिमाग है। स्वार्थ, पूंजी, पूंजी। उनको ये नहीं आग्रह था कि मैं सुंदर बन जाऊं, आकर्षक बन जाऊं, तो कोई मोटी कमाई वाला लड़का मिल जाए तो मैं भी जीवन भर मजे करूंगी। उनको ये नहीं आग्रह था। स्वार्थों पे जब आंच आ रही होती है, हमारे भीतर भी पैशन उमड़ जाता है। उमड़ पड़ता है कि नहीं? एक वीडियो था जिसमें गांव की 2 महिलाएं बस की एक सीट के पीछे इतना लड़ी कि एक को बस में ही अंदर जो खंबा होता है उसने उसका सर ऐसे पकड़ के मार दिया, बेहोश हो गई बस के अंदर। पैशन तो पूरा है, पर किस चीज के लिए है? बस की सीट के लिए। बस की सीट के लिए पूरा पैशन है। और दोनों एक दूसरे को, दोनों के लंबे लंबे बाल, दोनों एक दूसरे को बाल पकड़ के ऐसे ऐसे झमाट रही हैं। एक को तो ऐसे उसने पूरा घुमा करके मारा, वो गई बस के खंबे में लगा पट, वो बेहोशी हो गई। महिलाएं ही हैं ये। पैशन पूरा है, पैशन की कमी नहीं है, जज्बे की कमी नहीं है। और वो जज्बा जला देना चाहता है अपने हर दुश्मन को। दिक्कत यह है कि दुश्मन की पहचान ही नहीं हो पा रही। वो बस वाली महिला को क्या लग रहा था दुश्मन कौन है? दूसरी महिला। वो दूसरी महिला को दुश्मन मान रही है तो उसका सर फोड़ दिया। कनकलता पहचान पाई दुश्मन कौन है। आज की महिला पहचान ही नहीं पा रही दुश्मन कौन है। वो अपने दुश्मनों को अपना हमराज, हमसफर, हम बिस्तर बनाए बैठी है। अब क्या होना है? कुछ नहीं।